तो वीक में वीक एसिड हम पढ़ेंगे और वीक बेस पढ़ेंगे। तो अब हमें पीएच पढ़नी है वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी वीक एसिड एंड वीक बेस के। ठीक है बेटा। बच्चों पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जैसे ये कहा गया है 10 की पावर -1 मोलर HCN गिव पीएच। 10 की पावर -1 मोलर HCN की पीएच बता दी। तो इसका आंसर अगर आपके पास ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है मोर देन 1, तीसरा लेस देन 1 और चौथा 30, ऐसे ऑप्शन है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पीएच विल बी मोर देन 1। क्यों आएगा मोर देन 1? क्योंकि आपको मालूम है HCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर HCN यहाँ पे 10 की पावर -1 है तो H आयन इससे कम आएंगे या ज्यादा? कम आएंगे या ज्यादा? अरे ये टूट के ही तो ये देगा। ये जितने पार्टिकल हैं अगर पूरे टूट जाते तो इतने आते, लेकिन जितने पार्टिकल हैं वो पूरे टूटेंगे नहीं, तो H आयन तो इससे कम आएंगे। और इतने H आयन की पीएच तो होती है इतनी, इतने H आयन की पीएच इतनी है और इसलिए यहाँ की पीएच इससे क्या आएगी? ज्यादा। अगर पीएच यहाँ पे या ये कहूं H आयन कम हो रहे हैं, H आयन कम हो रहे हैं तो पीएच बढ़ जाएगी, इसलिए आंसर विल बी मोर देन 1। तो पहले तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये वाला लिख लीजिए, 0.1 मोलर या 10 की पावर -1 मोलर HCN गिव पीएच। 10 की पावर -1 मोलर HCN गिव पीएच और कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी आपको हिंट नहीं गिवन है और ऑप्शन ऐसे हैं 1, इधर लिखा है पीएच मोर देन 1, पीएच लेस देन 1 एंड पीएच 30। तो आंसर आ जाएगा पीएच मोर देन 1। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आंसर आएगा पीएच मोर देन 1 और इसका रीजन बताया जाएगा HCN इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है, 1 से ज्यादा कितनी आएगी पीएच। ठीक है, तो उसके लिए एक हिंट और गिवन होगी। लिखे क्वेश्चन, 0.1 मोलर HCN हैविंग डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 की पावर -5, 0.1 मोलर HCN हैविंग, बेटा देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Ka दे दिया मैंने आपको 10 की पावर -5 गिव पीएच। तो बच्चों अगर कभी वीक या वेरी वीक का केस होता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए H आयन C अल्फा होते हैं, जिन्हें √Ka × C भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में K की वैल्यू 10 की पावर -5 है, C की वैल्यू -1 है, तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा, -3, और इसलिए इसकी पीएच 3 आ। तो आप देखो उसी क्वेश्चन में हमने आंसर मोर देन 1 क्यों लगाया था, क्योंकि आंसर 3 आ गया। आई होप सो गेटिंग माय पॉइंट कि आंसर 3 क्यों आ गया, क्योंकि ये पूरा टूट ही नहीं रहा, कुछ कम टूटेगा, कुछ कम टूटेगा तो एच आयन कम हो जाएंगे। एच आयन कम होने का मतलब पीएच बढ़ेगी, क्योंकि एच आयन और पीएच आपस में इनवर्सली है, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। बोलो बच्चों क्लियर है अब ये वाला क्वेश्चन? तो जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन आएगा यू हैव टू नोटिस दैट कि डायरेक्ट इससे पीएच नहीं निकालेंगे, इसके बाद या तो अल्फा गिवन होगा, सी अल्फा लगाएंगे, या √K × C लगाएंगे, फिर पीएच निकालेंगे। डायरेक्ट पीएच गलत। डन। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए बेटा, 0.1 मोलर NH4OH, 0.1 मोलर NH4OH हैविंग अल्फा 1%, इसका अल्फा 1% है, हैविंग अल्फा 1%। ठीक है, गिव पीएच। 0.1 मोलर NH4OH having alpha 1% गिव पीएच। अल्फा अगर 1% है तो पीएच कितनी आएगी? ठीक है बेटा, हैविंग अल्फा 1% गिव पीएच। गुड। बोलो बेटा, आप लोग भी बोलो आंसर बताइए।
वेरी गुड, सही है बेटा। हाँ बेटा, गलत है। देखिए अभी एक बच्चे ने, वंशिका ने आंसर दिया है, आई होप तो उन्होंने 11 दिया है, मुझे लग रहा है सही है, लेकिन अब मैं करके दिखाता हूँ। ये है NH4OH का क्वेश्चन। तो OH आयन आए, OH आयन होंगे C अल्फा, ठीक है। C का मतलब होगा 10⁻⁻1, अल्फा 1% है। 1%, परसेंट को वैल्यू में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, यूनिटरी अप्रोच में लाने के लिए, तो ये हो गया 10⁻³ तो OH आयन इतने हैं, पहले POH निकाल लेते हैं, और POH आने के बाद PH आ गई 14 माइनस POH, वेरी गुड, तो 11 आंसर आएगा। बोलो क्लियर है? तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन में मैंने आपको अल्फा गिवन था, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको K दिया था। तो K या अल्फा इन दोनों में से कोई एक चीज दी होगी, और उसके बाद आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। एनी डाउट? बताओ बेटा, कर लेंगे अब? ठीक, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लिखिए बेटा, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड हैविंग pH 4। अब ये pH मैंने आपको बता दी है, उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं। हैविंग pH 4 गिव इट्स अल्फा। आपको pH बता दी गई है और अल्फा पूछा है। 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हैविंग pH 4। बेटा pH 4 बता दी गई है, अब हम कह रहे हैं इसका अल्फा बता दीजिए कि यहाँ अल्फा कितना है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अल्फा फिर से 1% ही आ रहा है, और सही कर रहे हैं आप लोग। इसका मतलब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को करना कैसे था, ये थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, अगर pH 4 है, देयरफॉर H आयन कंसेंट्रेशन हो गए 10⁻⁻4, मतलब उसका रिवर्स कर दीजिए। इसे वैसे एंटी लॉग लेके बोलना चाहिए, लेकिन सिंपल भाषा में तो H आयन पता चल जाए। और बेटा H आयन क्या होते हैं? C अल्फा होते हैं, और अगर मुझे अल्फा निकालना है, C अल्फा की वैल्यू भी मालूम है और C भी पता है। इस क्वेश्चन में ये रहा कंसेंट्रेशन C, और C अल्फा ये आ गया 10⁻⁻4। ये C अल्फा है और ये C है, दोनों का रेशियो अल्फा होगा, तो अल्फा 10⁻2 है, जैसे अगर आप परसेंटेज में कहते हैं तो 1% आ जाता। वेरी गुड, परसेंटेज में बेटा 1% है, अदरवाइज 10⁻2 है, तो वही पिछला क्वेश्चन ही था। तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्लियर है, डन। चलिए बेटा, पीएच में अगला पॉइंट स्ट्रॉन्ग और वीक से ही रिलेटेड जो है, तो पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से करा रहा हूँ, उसे हम कह देते हैं केस ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसको उसकी पीएच बतानी है। लिखें बेटा, डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहले कर रहे हैं, बाद में वीक का देखेंगे। डाइल्यूशन बेटा, ये कह रहे हैं कि किसी एक सोल्यूशन की पीएच 3 थी and it is 100 times diluted. 100 times diluted. Give new pH. Give new pH. मान लीजिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का क्वेश्चन है, और HCl की pH पहले आपको 3 गिवन है, और उसे 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो अब नई pH क्या आएगी? डन। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? पहला पॉइंट, अगर शुरू में pH 3 थी, तो शुरू में H आयन की कंसेंट्रेशन हो गई बेटा 10⁻⁻3। कोई दिक्कत? डाइल्यूशन में फॉर्मूला लगता है M1V1 = M2V2। समझ में आता है क्यों? क्यों लगता है ये फॉर्मूला? नहीं पता? फिर सुन लीजिए जिन्हें नहीं पता। बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मान लो आप शुगर की मोलैरिटी निकाल रहे हो, तो शुगर के मोल्स और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम, यही तो मोलैरिटी है। तो शुगर के मोल्स और वॉल्यूम, ठीक है। प्रैक्टिकली साथ में सोचते जाओ, ये पानी रखा है, इस पानी में चीनी घोली, और चीनी घोलने के बाद ये सोल्यूशन बन गया, और हमने सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाली, तो चीनी के जितने मोल्स से ऊपर रख दिए, और पूरा सोल्यूशन जितने ml का था नीचे, ये रेशियो मोलैरिटी आ गई। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पानी और मिलाया, पानी और मिलाया, तो चीनी के मोल्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे?
पानी और मिलाने पे चीनी के मोल्स बढ़ेंगे या कम इसी सोल्यूशन में? तो आंसर है चीनी तो उतनी रहेगी, चीनी के मोल्स थोड़ी बढ़ जाएंगे या कम। लेकिन हाँ, जो टेस्ट है वो पहले से कम हो जाएगा। तो वो जो टेस्ट कह रहे थे ना, वो बेसिकली कंसेंट्रेशन थी। तो अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही आपने पानी मिलाया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन मोल्स तो वहीं के वहीं रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये बढ़ गया है तो ये कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी तो कह सकते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये मोल्स होते, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर मोल्स, और चीनी के मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी कम हो जाएगी, मोलैरिटी बढ़ेगी वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिलहाल ये मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट से क्या लेना देना, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों वही यहाँ पे है m1v1 इक्वल टू m2v2। तो बेसिकली m1v1 बच्चों को पता ही नहीं होता यह है क्या, ये तो मोल्स हैं, किसके हैं, सोल्यूट के, ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तुम अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम करो तो मोलैरिटी। इस क्वेश्चन में मोलैरिटी है 10 की पावर माइनस। क्वेश्चन में कहा गया है 100 टाइम्स कर दिया, तो शुरू का वॉल्यूम 1 लीटर मान लो, ठीक है, और 100 टाइम्स किया है तो बाद का वॉल्यूम 100 लीटर हो गया। तो अगुना करना है ना 100 टाइम्स। तो ये भी कह सकते थे 10 ml को बढ़ा के 1000 ml कर दिया, तो भी बात यही थी कि यहाँ 10 ml लिखते हैं, 1000 लिखते, 100 टाइम्स हो गया। तो अब मुझे लग रहा है बात की मोलैरिटी 10 की पावर -5 आ जाएगी। और अगर बेटा बात की मोलैरिटी 10 की पावर -5 है तो बात की पीएच कितनी आ गई, 5। यहाँ क्या प्रूफ कराया, सॉरी यहाँ प्रूफ क्या कराया, ये कि पीएच 3 से 5 पीएच बढ़ गई। जब भी हम डाइल्यूट करेंगे एसिड में तो पीएच बढ़ेगी। अब बेस का देखेंगे इसके बाद, पहले एसिड का लिखो, क्वेश्चन लिख लिया आपने, ठीक है। और ये मैंने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए कहा कि अल्फा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, और पास ले आता हूँ, आप लोगों को छोटा दिख रहा है और साफ नहीं दिख रहा, ठीक है बेटा। अभी थोड़ा और बड़ा लिख देंगे और साफ दिख जाएगा। डन, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन इससे उल्टा कर लीजिए बेस के लिए, ठीक है। लिखे बेटा pH 12 100 टाइम्स डाइल्यूटेड, नाम लिख लीजिए कोई, जैसे आपने NaOH लिख लिया, NaOH सॉल्यूशन pH 12 100 टाइम्स डाइल्यूटेड गिव न्यू pH, 100 टाइम्स डाइल्यूटेड गिव न्यू pH। तो बच्चों एक कॉमन सेंस है कि जरा ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन बेस का हो तो पहले OH आयन के बारे में सोचा जाए। तो आप यहां लिखेंगे POH will be 2, therefore OH ion concentration will be 10 की पावर -। और बेटा अगर OH ion 10 की पावर -2 है बच्चों, तो अब फॉर्मूला जब लगेगा M1v1 M2v2, ये 10 की पावर -2 है, 100 टाइम्स डाइल्यूट किया है, तो M2 की वैल्यू आप कहोगे 10 की पावर -4। तो बच्चों M2 की वैल्यू -4 का मतलब pH डैश या बाद की pH, सॉरी बाद की POH 4, ठीक है, क्योंकि ये तो OH आयन आ है और इसीलिए बाद की pH दैट इज 10। तो यहाँ आंसर 10 आएगा। डन, क्लियर है बच्चों, ठीक। डन, नेक्स्ट। अब बच्चों पीएच की दो हेडिंग हमारी हो गई हैं, एक का नाम हमने कर लिया है दैट इज स्ट्रॉन्ग और एक का कर लिया है वीक, और लगभग सारे केसेस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम तीसरा हमें बफर करना है। चार चीजों की पीएच 5 चीजों की होती है, तो तीसरा बफर होता है। बफर सॉल्यूशन पढ़ने के लिए पहले हमें आना चाहिए कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम हेडिंग लिख रहे हैं पहले कॉमन आयन इफेक्ट,
जिससे बफर सोल्यूशन आपको सीखना इजी लगेगा। तो हेडिंग का नाम लिखेंगे बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? इसे कहते हैं कॉमन आयन। देखो बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में ये कहा गया है कि अगर कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैंने वीक एसिड ले लिया, तो वीक एसिड मतलब कम टूटेगा। आपने 100 मोल्स लिए हैं, 5 टूट रहे हैं, 7 टूट रहे हैं, कम टूट रहे हैं। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड था, ये कम टूट रहा है। ठीक है बेटा, इसका अगर मैं कहूं डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा एसिड के, तो आप कह सकते हैं H आयन इंटू Cl आयन अपॉन HCl। बोलो क्लियर है? तो आप प्रैक्टिकली साथ में सोचते भी चलेंगे हम कर क्या रहे हैं। एक कंटेनर लिया, पानी डाला, उसमें पानी डाल के HCl डाल दिया, HCl टूटने लगा, थोड़े बहुत टूट गए, कुछ H आयन बढ़ गए। यहां तक क्लियर? अब हमने फिर से इस कंटेनर में HCl डाल दिया, इसी कंटेनर में थोड़ी देर बाद HCl डाल दिया। बच्चों जैसे ही HCl डालेंगे तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो H आयन तो बहुत बढ़ जाएंगे। डन। अगर H आयन सोल्यूशन में पानी में ज्यादा हो गए तो बेटा H आयन ज्यादा हो गए तो ये वाला K, ये वाला K, ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन H आयन तो बढ़ गए हैं और K तो बढ़ नहीं सकता। तो भैया कैसे मैनेजमेंट होगा? अगर आपको याद आ गया है कि रिएक्शन पीछे जाएगी, नहीं याद आया? ली शेटलियर प्रिंसिपल कि अगर इसको बढ़ा दोगे तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी। डन। और अगर ये रिएक्शन पीछे गई तो जरा सोचना कि इसका अल्फा पहले कम था, मतलब ये पहले से 5% टूट रहा था, 4% टूट रहा था, और अब ये रिएक्शन और पीछे आ गई, यानी अल्फा और कम हो गया, और इतना कम हो गया कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, ना के बराबर। इस चीज को कहते हैं केमिस्ट्री में कॉमन आयन। तो व्हाट इज CIE? CID होता ना वैसे तो, या CIE है। तो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? CIE क्या है कि अगर कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, उसमें ऐड कर दिया जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिला दिया गया? स्ट्रॉन्ग, और एटलीस्ट एक आयन दोनों में कॉमन हो, एक ही कॉमन होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग मिलाया और उन दोनों में क्या चीज मौजूद था? कॉमन। तो इसके 3 रिजल्ट आएंगे। पहला रिजल्ट इसका ये है कि ये जो अल्फा है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये पहले से कम था, ये और कम हो जाएगा और ये अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी 100 पार्टिकल लिए थे HCN के, पहले 5 टूट रहे थे, 95 नहीं टूट रहे थे, अब रिएक्शन वापस आ गई HCl के डालने से, अब 2 ही टूट रहे हैं या 1 ही टूट रहा है, मतलब नेग्लिजिबल, नहीं टूट रहा। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये है कि वो जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन किसकी वजह से मानोगे? कॉमन आयन मतलब ये जैसे H आयन कॉमन है, तो ये H आयन किसकी वजह से है सोल्यूशन में? पहले की वजह से, दूसरे की वजह से, दोनों की वजह से? H आयन किसकी वजह से है? इट इज अ कॉमन सेंस, H आयन सिर्फ HCl की वजह से है, क्योंकि हमने पहले पॉइंट में क्या कहा कि ये ना के बराबर टूट रहा है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। तो भैया जितना भी है वो इसके बराबर, इसकी वजह से। कितना टूट रहा था? 5%, वो भी वीक ही था। पहले 5% टूट रहा था, अब 1% टूट रहा है, अब 1 ही टूट रहा है ना। तो अब मैंने सोल्यूशन में कहा, मतलब ये दोनों जब पहुंच गए, अब H आयन किसकी वजह से? तो भैया H आयन है तो दोनों की वजह से, लेकिन इसकी वजह से नेग्लिजिबल है। तो हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मान के करेंगे, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने इस इफेक्ट मतलब यहाँ नाम ही लिया है कॉमन आयन इफेक्ट। अदरवाइज अगर दोनों की वजह से होते तो हम इसका नाम रखते साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मतलब दोनों साथ साथ में, यानी ये इस पे और ये इस पे कोई खास असर नहीं डाल रहा, तो कहते हैं हम साइमल्टेनियस, मतलब दोनों मौजूद है लेकिन इस समय कॉमन आयन इफेक्ट है। और तीसरा जो इसका मेन पॉइंट है बेटा, जब हम कॉमन आयन लगाते हैं तो कौन सी चीज कम हो जाती है? विच आयन डिक्रीजेस?
तो भैया ये ध्यान रखना, अनकॉमन आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। कमी किसमें आती है बेटा, जब ये रिएक्शन पीछे गई तो ये तो बढ़ गए, पीछे रिएक्शन आई ये बढ़ गए, ये कॉमन आयन बढ़ गए, इसकी वजह से कम कौन हो गया, कौन कम हो गया, ये रिएक्शन पीछे गई तो यही तो कम हुए, तो कौन कम हो गया, अनकॉमन आयन। किसका कम हो गया, वी। तो जरा ये पॉइंट याद रखना, जब भी हम कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे होते हैं तो हमारी मंशा या हमारी इच्छा होती है किसी को कम कराने की, और जिसे हमें कम कराना होता है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अनकॉमन। तो ये ध्यान रखेंगे आगे एप्लीकेशन में, जब भी हमें कॉमन आयन इफेक्ट लगाना होता है तो जो आयन हमें कम करना होता है ना वो कॉमन नहीं होना चाहिए, दूसरे आयन को हम क्या करते हैं, कॉमन बनाते हैं। पॉइंट समझ में आया, इज इट क्लियर? एक सरल भाषा में एक एग्जाम्पल सुन लो, 2 मिनट का है। सपोज ये पहला एक बच्चा ए है, ठीक है, एक बच्चा बी है, दोनों का नेचर उल्टा है, ठीक है, ए फॉर अमीर बच्चा है, बी फॉर बेचारा है, ठीक है, मतलब ये कंजूस टाइप का, ये बहुत अमीर टाइप का, लैविश, मतलब वैसे अमीर नहीं कह रहे, दिल से अमीर है। दैट मीन्स अगर 100 रुपए इसके पास हो तो 99 खर्च करके मांगता है, बहुत अमीर है, दिल का अमीर है। ये बेचारा कहने का मतलब 100 रुपए अगर इसके पास है तो ये 5 ही खर्च करता, बाकी नहीं करता। इज इट क्लियर? दोनों का नेचर क्लियर है। लेट सपोज इसको भी 100 दे दिए, इसको भी 100 दे दिए, शाम को देखा इसने 5 खर्च करके 95 बचा लिए, इसको 100 दिए, इसने 99 खर्च कर दिए, 1 बचा लिया। एनी डाउट? ये अलग अलग थे, जब ये अलग अलग थे तो ये इनका नेचर ऐसे था। तो बेटा 5 रुपए वाले ने क्या खाया होगा, प्रैक्टिकल सी बात है, 5 रुपए में क्या खाया होगा, ऐसा तो है नहीं होटल ताज में चला गया हो या कुछ और ढंग का खा लिया, चने ही खा रहा होगा, समोसे खा रहा होगा। ये फिर भी हम मतलब परसेंटेज में बात हो रही है, तो अगर इसे 1000 दिए या लाख दिए तो बहुत ज्यादा खर्च कर लिया। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है, ये कह रहा है एक बच्चा मेलोडी खा रहा हो और गया, चलो इनने पिज्जा विज्जा भी खा लिया होगा, 60 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, वॉटेवर। तो ये इनकी हरकतें थी। डन। सपोज एक दिन दोनों फुल डे के लिए साथ रहते हैं, ठीक है, पूरे दिन ये दोनों साथ रहते हैं, ठीक है, और लेट सपोज इसने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा दोनों ने शेयर कर लिया, इनने भी खा लिया थोड़ा बहुत। इज इट क्लियर? और ये इनने वही अपने चने फने मंगाए, जब ये चने अब मंगाएगा पिज्जा खाने के बाद, तो क्या आज भी 5 रुपए के चने मंगाएगा? अब तो 5 के नहीं मंगाएगा, क्यों? अरे ये तो कंजूस आत्मा थी, थोड़ा पेट तो इसका वैसे ही भर गया, और वैसे ही 5 रुपए के चने थे, अब 1 रुपए के खाएगा, दिखाएगा जरूर मैं चने जरूर खाऊंगा, अब 1 रुपए के खाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब बिल आया देने का नंबर, पिज्जा खा लिया, बिल देने का नंबर आया। लेट सपोज इन दोनों के पिज्जा का या वॉट एवर द थिंग जो दोनों ने कॉमन शेयर की, उसका बिल आया है लेट सपोज 96 रुपीज, ठीक है, और ये कंजूस आत्मा 1 रुपया दे रहा है और 95 इसने दिए। इज इट क्लियर? ये बिल आया है, 96 का बिल आया है और दोनों ने बिल शेयर किया है, एक ने 95 और एक ने 1। बोलो क्लियर है? घर पहुंच गए। अगर कोई सी प्राणी मिला इनका दोस्त और उस सी प्राणी को ये बी प्राणी बताए आज बहुत मजा आया, हम दोनों ने शेयर करके पिज्जा खरीदा, शेयर करके पिज्जा खाया, क्या बेटा मतलब शेयर करके पिज्जा खरीदा ये बात अच्छी है? क्या इन्होंने शेयर करके खरीदा? नहीं, शेयर तो किया, कहो क्यों नहीं, 1 रुपए का चीज नहीं होती। नहीं, अगर एक चीज होती तो ये 95 क्या होते हैं, ये राख होते, ये भी तो पैसे ही है, उससे 95 गुना ज्यादा है, तो बेटा ये तो नेग्लिजिबल है ना इसके सामने, ठीक है, पॉइंट समझ में आया? अच्छा, ओवरऑल पूरे दिन में किस चीज में कमी आई, तो वो चने वाले का नुकसान हो गया ओवरऑल, वो जो चने 5 रुपए के बिक रहे थे वो आज 1 ही रुपए के बिके थे। अब बेटा इस एग्जाम्पल को बस अपने दिमाग में रखो और अप्लाई करने के लिए अपने मन में सोचो क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ? ये वो रईस बच्चा एचाइन पिज्जा पेल पेल के खा, ये वो गरीब बच्चा चने खा रिया था, जरा सा पिज्जा नाम मात्र का, ठीक है, दोनों कॉमन आ गए, कॉमन आ गए, दोनों ने खर्चा खूब कर दिया, लेकिन जो खर्चा पूरा हुआ उसमें इसकी वजह से जो खर्चा था ये नेग्लिजिबल, जो भी कॉमन खर्चा हुआ वो इसी ने किया, इसने नहीं किया, और ओवरऑल कमी किसमें आ गई, इसमें।
इसकी बचत पहले से बढ़ गई। पहले ये 5 रुपए 4 रुपए खर्च कर रहा था, अब 2 ही रुपए कर रहा है खर्च। 1 रुपए पिज्जा के लिए दिए, 1 रुपए चने खाए, 2 ही रुपए खर्च हुए। तो पहले से तो इसकी बचत भी बढ़ गई। तो जो वीक है उसका फायदा ही फायदा हुआ है। बोलो क्लियर है कॉमन आयन इफेक्ट? अब लिखते हैं लैंग्वेज में। बच्चों लैंग्वेज में क्या आया? ये आया लैंग्वेज में, ये इतना सा है बस लैंग्वेज। क्या है सुन लो पहले। In any weak electrolyte, if strong electrolyte is added, which having at least one ion common, ठीक है? In any weak electrolyte ध्यान रखिएगा, if strong electrolyte is added, in any weak electrolyte, if strong electrolyte is added, at least one ion common. In any weak electrolyte, if strong electrolyte is added, at least one ion common, at least one ion common, then बेटा अब नीचे 3 रिजल्ट लिखने हैं। पहला रिजल्ट, देन बेटा पहला रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर डिक्रीज। पहले से कम था, फर्दर डिक्रीज कहने का मतलब तो पहले से गया गुजरा था, अब और ज्यादा गया गुजरा हो गया। अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर डिक्रीज एंड इट बिकम्स ऑलमोस्ट अनडिसोशिएटेड। ये पहले से दयनीय था, अब महादयनीय हो गया है। अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर डिक्रीज एंड इट बिकम्स ऑलमोस्ट अनडिसोशिएटेड। Alpha of weak electrolyte is further decreased and it becomes almost undissociated. It becomes almost unassociated. Alpha of weak electrolyte is further decreased, it becomes almost undissociated. पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखें, द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, जो कॉमन आयन की बच्चों कंसेंट्रेशन है, द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन is mainly due to strong electrolyte and negligible due to weak electrolyte. जो भी भैया कॉमन आयन होगा उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है, दारोमदार है, समझ में आया श्रेय, वो किसकी वजह से है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इज इट क्लियर? एंड नेग्लिजिबल ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी इस पॉइंट को न्यूमेरिकल में यूज करना है कि जब भी अभी आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ध्यान देना, कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग की वजह से ली जाएगी, वीक को ऐड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें अनकॉमन आयन वीक के कम होते हुए दिखेंगे और इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी केमिस्ट्री में आगे। ठीक है, लिखिए ओवरऑल डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ, ओवरऑल डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अनकॉमन आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस। Overall decrease in concentration of uncommon ion of weak electrolyte takes place. Weak electrolyte का जो uncommon ion है बच्चों वो कम हो जाएगा। Overall decrease in concentration of uncommon ion of weak electrolyte takes place. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कोई और। जैसे मैंने ये लिखा है आपके लिए NH4OH and NH4CH। अब मैं आपको इतना तो बता ही दूंगा, कॉमन आयन कौन सा है? NH4 आयन, ये है कॉमन आयन। अब आपको मुझे ये बताना है क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए। वेरी गुड, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। इसमें वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है? इसमें वीक कौन है बेटा? फर्स्ट डे और सेकेंड डे को छोड़ के बाकी सारे बेसिस वीक होते हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है दूसरा वाला? क्योंकि ये सॉल्ट है। ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक सॉल्ट है इसलिए स्ट्रॉन्ग है। अगला पॉइंट, क्या क्या कम होगा बढ़ेगा? तो वो 3 रिजल्ट है। तो पहला रिजल्ट है कि अल्फा ऑफ NH4OH नेग्लिजिबल, तो NH4OH ना के बराबर टूटेगा। दूसरा रिजल्ट है NH4 आयन कंसेंट्रेशन ड्यू टू NH4Cl, और तीसरा है OH आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज। ये 3 रिजल्ट हम चाहते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए, कॉमन आयन इफेक्ट जब लगाना पड़े
कि इन दोनों में एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, एक आयन कॉमन है। जो वीक है वो ना के बराबर टूटेगा, जो कॉमन आयन है वो स्ट्रॉन्ग की वजह से होगा, और यहाँ का जो अनकॉमन आयन था वो था OH। वीक का जो अनकॉमन आयन था OH वो कम होगा। तो ये 3 पॉइंट जब आप लगा लेंगे तब न्यूमेरिकल या ये क्या कंसेप्ट के क्वेश्चन आपसे जल्दी। बोलो बच्चों, क्लियर है अब कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में क्या होगा? एनी डाउट? ठीक है, अब हमें अगली हेडिंग पढ़नी है पीएच की। अगला हमें पीएच जो कॉमन आयन से रिलेटेड भी है उसका नाम है बफर सॉल्यूशन, है ना। तो अगली हेडिंग है हमारी बफर सॉल्यूशन। तो पीएच हमें 4 चीजों की पढ़नी होती है, एसिड, बेस मतलब वीक स्ट्रॉन्ग, फिर तीसरा बफर और चौथा सॉल्ट। तो अब हम तीसरे में आ गए हैं जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बच्चों ये शायद आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ठीक है। बफर वर्ड आपको बचपन से ही पता है ना? पता है? नहीं पता? बोलो। ये वर्ड आपने बचपन से बहुत सुना है, क्या? डफर, है ना? बफर तो नहीं, डफर तो सुना ही है, ठीक है। डफर किसे कहते हैं? पता है आपको? अच्छी तरीके से पता है डफर किसे कहते हैं? लड़के ज्यादा सुनते हैं वैसे ये वर्ड। हाँ बेटा, डफर किसे कहते हैं? अरे फिर से बोलना। डफर का एक डेफिनेशन हमारे दिमाग में बनी हुई है बच्चों। डफर का मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसा वो प्राणी जिसको, ऑब्वियसली मैं जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो अंग्रेजी की डिक्शनरी में डफर क्या मुझे नहीं मालूम, मेरी केमिस्ट्री में डफर कहाँ अटैच हो रहा है मैं उसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल को पढ़ के मत आ जाना कि डिक्शनरी में तो ये है डफर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम डफर उस बालक को, बालिका को कहते हैं जिसको आप थोड़ा, थोड़ा है, ये थोड़ा वर्ड लिखा मैंने, हथौड़ा नहीं, थोड़ा डांट लो, मार लो, मारपीट लो, समझा लो, ठीक है। थोड़े से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो जो फर्क पड़ता है वो नेग्लिजिबल पड़ता है, अगर पड़ता भी है तो वो नेग्लिजिबल। जैसे बच्चे बैठे, मैं उन्हें समझाऊं पढ़ना चाहिए, पापा ये खर्चा करते हैं, इतनी मुश्किल से कमाते हैं, और ये वो, ये तमाम तरीके के भाषण दूं, है नहीं। तो एक दो बच्चे होते हैं और हंसते रहते हैं, ही। और जैसे ही उठते हैं झाड़ के उठते हैं, बोले हट, तब यहीं का यहीं रह गया, जीवन मिथ्या है, पागल आदमी, ठीक है। एनी डाउट? समझ में आ रहा? जैसे कोई बच्चा, लेट सपोज स्कूल का टाइमिंग है, ठीक है, तो मेरे पे अप्लाई मत करना कोई भी, ठीक है। स्कूल का टाइमिंग इसीलिए कह रहा हूँ, कोचिंग मत सोचना। स्कूल का टाइमिंग है लेट सपोज 8 AM। अब तो तुम लोग भी भूल गए होगे क्या होता है स्कूल, चलो 8 AM का स्कूल का टाइमिंग है, और कोई 11th या 12th का शातिर बच्चा है, वो 9:30 बजे आ रहा है, 9:30 AM आ रहा है, काफी लेट। प्रिंसिपल ने इसे गेट पे रोक लिया, ठीक है। प्रिंसिपल इससे कह रहा है ये क्या तरीका है तुम्हारा, 8 बजे का स्कूल है, 9:30 पे आ रहे हो, ये ऐसे कैसे चलेगा? कह रहे तुम चलाओ यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे बिना चला लिया करो, चलेगा, चलाओ। तो ये 2-3 झापड़ इसने मार भी दिए, ये मन मन में इसने भी शुद्ध वचन कह लिए, वॉट एवर, ठीक है। आई गई हुई बात। अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन महाराज फिर आए, आज ये 9:29:25 पे आए। प्रिंसिपल ने फिर रोक लिया, प्रिंसिपल ने फिर 2 धरे। अब ये बच्चा कह रहा है यार पता नहीं कैसा आदमी है, ये नहीं देख रहा कि आज मैं 35 सेकेंड पहले आया हूं। तो इंप्रूवमेंट तो है, लिटिल इंप्रूवमेंट तो है, अब धीरे धीरे तो इंप्रूव करूंगा, एकदम से थोड़ी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे जड़ दिया यार, इसने मार दिया, तो क्या ये इंप्रूवमेंट है? 9:30 से 9:29:25 सेकेंड क्या इंप्रूवमेंट है? नहीं है ना। लेकिन डफर की नजर में ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है उसे, जबकि ये इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये जो चेंज है वो क्या है? नेगलिजिबल। तो डफर का मतलब क्या हुआ? जो थोड़े बहुत से नहीं मानता है, बिल्कुल भी उसमें बदलाव नहीं होता है, और जो बदलाव होता भी है वो नेग्लिजिबल होता है, इतना नेग्लिजिबल कि न्यूमेरिकल्स में उसकी जरूरत नहीं। बोलो क्लियर है? समझ में आया क्या हुआ? जैसे सपोज आपको कुछ खाना वाना बनाना अगर आता है, लेट सपोज आपने घर पे कोई डिश बनाई,
ठीक है, whatever, जो भी तुम अच्छा बना लेते हो सोच लो अपने दिमाग में, तुमने वो बनाया, ठीक। पिताजी ने टेस्ट किया, बोले ये क्या कूड़ा उठा लिया है, क्या लिया है? तो माता जी ने नहीं नहीं हम इसे सही करते हैं, अभी सही करते हैं। उन्होंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला, कॉमन सॉल्ट, कोई चेंज नहीं, वहीं का वहीं टेस्ट। फिर उन्होंने थोड़ा शुगर डाला, कोई चेंज नहीं, वहीं का वहीं टेस्ट। फिर थोड़ा पानी भी डाल के देख लिया, कोई चेंज नहीं, वहीं का वहीं टेस्ट। इज इट क्लियर? तो ये जो तुम बना के लाए हो ये, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? अ बफर मेड बाय अ डफर। समझ में आया? व्हाट इज बफर? बफर क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा वाटर ऐड कर लो, थोड़े एच आयन ऐड कर लो, थोड़े ओ एच आयन ऐड कर लो, लेकिन उसकी पीएच नहीं बदलेगी, पीएच विल नॉट चेंज, डेल्टा पीएच 0 होगी, पीएच क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो बफर समझ में आया? बोलो डफर। बफर समझ में है? नहीं, बोलो बफर समझ में आ गया है? इज इट क्लियर? व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन विद रिजर्व पीएच। उसकी पीएच रिजर्व रहती है, ज्यादा चेंज नहीं होती। इज इट क्लियर? अब ऐसा ना हो एग्जामिनर पूछे बताओ बफर, डिफाइन बफर, और लिख के आ जाओ ड्यूरिंग द इंटरनेट कनेक्शन समटाइम्स अ सर्किट कीप्स ऑन रोटेटिंग एंड इट शोज बफरिंग टेक्स प्लेस। ऐसा कुछ मत लिख के आ जाना। समझ में आया? बफर का मतलब क्लियर है क्या है? और भैया ये भी मत लिख के आ जाना कि sometimes some of the children do not obey their parents and the teachers, such students are known as duffers and solutions are known as buffer। बोलो अब तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इज इट क्लियर? और ये टाइम वाला एग्जाम्पल मेरे पे मत लगा देना, कहीं थोड़ी देर में कहो हाँ अपने लिए कह रहा है देखो, ठीक है, 2 बजे का बैच होता है, 2:30 बजे आता। इज इट क्लियर? वो कभी कभी हो जाता है ना, लेकिन मैं तो रेगुलर हूँ। तो वर्ड समझ में आ गया तुम्हें? डफर का मतलब क्लियर है? ठीक है, जो अपनी आदतें नहीं बदलता वो डफर, और वो सोल्यूशन जो अपनी पीएच नहीं बदलता वो बफर। ठीक है, कभी डायलॉग सुना है तुमने, तुम्हारे खून में ये चीज है, तुमसे तो यही उम्मीद करते हैं, ऐसा सुना है? नहीं सुना कभी डायलॉग? नहीं नहीं, जैसे आपने लेट सपोज खाना बहुत अच्छा बनाया और आपकी मदर भी अच्छा बनाती है, तो अरे इसके तो ब्लड में ही है, इसकी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना, ऐसा सुना है? नहीं सुना? अब भी नहीं सुना? ठीक है, मतलब ऐसे कहते हैं ना हेरिडिटरी कैरेक्टर, पेरेंटल है, अरे इसके तो जीन्स में ये चीज है नहीं पता तुम्हें? हमारा ना, हाँ खानदानी जिसे कहते हैं, वेरी गुड, वेरी, हिंदी बड़ी अच्छी है। फिलहाल हमारे तो ब्लड है ना, ब्लड, हमारा खून जो है वो बफर है। क्या है? बफर, मतलब उसका पीएच कांस्टेंट है। तुम चीनी खाओ, नमक खाओ, कुछ खाओ, पीएच चेंज नहीं होती, तुम्हारी पीएच क्या रहती है ब्लड की? सेम है। तो हमारा खून बफर है, मतलब कहते हैं ना हमारे खून में बफरनेस है, तो इंसान तो डफर होगा ही होगा। जब हमारे खून में ही बफरनेस है तो वो प्राणी क्या होगा? डफर होगा। बोलो बच्चों, सारे बफर और डफर क्लियर हैं? कल इसे डिटेल करेंगे, बफर की पीएच कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस टाइम। Thank you, sir. You're welcome. You're welcome.